नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वत्सल। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और सबसे बड़ा वोट बैंक है किसानों का। किसानों को लेकर बीजेपी का यह दावा है कि जो बीमा की राशि दी गई है उससे किसानों को काफ़ी राहत मिली है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कर्ज माफी के कारण किसान उनसे ज़्यादा खुश है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए आज हम किसानों के बीच ही बैठे हैं। तो हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं और हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। सचिन जी, मेरा पहला सवाल है कर्ज माफ़ी। कांग्रेस हर जगह कह रही है कि कर्ज माफ़ी जो है वो गेम चेंजर है और हमने 2 चरणों में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया। आपने पेन ड्राइव भी दी। बीजेपी का आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट बांटेगा। देखिए वत्सल जी, हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी को ऋण माफ़ी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में रही है और इन 15 वर्षों में लगातार इन्होंने किसान विरोधी निर्णय और फैसले लिए, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का किसान इतना असहाय हो गया था और मध्य प्रदेश के माथे पर एक कलंक लगा था, जहां मध्य प्रदेश किसान आत्महत्या के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच गया था। और जब 2018 के विधानसभा के चुनाव आए, जब हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी जब जनता के बीच में गए, किसानों से मिले, तो किसानों की जो सबसे बड़ी पीड़ा थी, ये सबसे बड़ी पीड़ा उनके सामने उभर करके आई और तभी तत्काल आदरणीय राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी ने निर्णय फैसला लिया कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम किसानों के का ऋण माफ़ करने का काम करेंगे, उन्हें इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालने का काम हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश में किसानों के आशीर्वाद से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में दूसरा अवसर होगा जहां पर किसान ऋण माफ़ी के ऐतिहासिक कार्यक्रम को लागू करने का काम किया गया। आप दावा करते हैं 27 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी का। बीजेपी का कहना है कि अब तो बैंक पैसा मांग रहे, उनके पास आ रहे हैं। शिवराज जी खुद ये कह रहे हैं, सिंधिया जी मंच से ये कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। जब इतने गंभीर आरोप है तो आखिर इसको उतनी ताकत से या उतनी प्रामाणिकता से क्यों लोगों के बीच में बात नहीं जा पा रही? देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो मेरे किसान, मेरे अन्नदाताओं के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। और जब से हमने ऋण माफ़ी चालू करी तब से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, इनके नेता लगातार ऋण माफ़ी पर सवाल करने का काम करते थे, ऋण माफ़ी पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते थे। इनके नेताओं ने जब जब सवाल किए, मैं दस्तावेज के इनके हर आरोपों का, इनके हर सवाल का जवाब देने का काम हमने करा। हमने पिछली बार जब हमने प्रथम चरण हमने पूर्ण किया था तब इनके नेता इन्होंने प्रश्न उठाया था, तो हमने पूरे दस्तावेज के साथ हम लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनके निवास पर गए थे, नरोत्तम मिश्रा जी के निवास पर गए और वहाँ पर जाकर के पूरे प्रथम चरण में लगभग 20 लाख से अधिक किसानों को हमने ऋण माफ़ किया था। उनका सबूत, उनके नाम, उनके अकाउंट नंबर, कौन से बैंक से उनका ऋण था, वो सारी जानकारी हमने उनको वहाँ पे उपलब्ध कराने का काम किया। हमने यहाँ तक कि जो आज प्रदेश के मुखिया बनकर बैठे हुए हैं, इनके परिवार के नुमाइंदों का, इनके रिश्तेदारों का ऋण माफ़ किया, ये सबूत हमने देने का काम किया। वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं, उनकी खुद की धर्मपत्नी का ऋण हमने माफ़ करने का काम किया। आपने कृषि मंत्री की बात की, ये इत्तेफाक भी था, इसको संयोग भी कह सकते हैं कि आप खुद कृषक परिवार से आते हैं। यानी जब मैंने आपके बड़े भाई का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने उस बातचीत में बताया था कि आज भी आप जब अपने गांव पे जाते हैं तो एक बार खेत जरूर जाते हैं आप, यानी आपका अटैचमेंट अभी भी है। मैं 2 चीज़ों में जानना चाहता हूँ कि एक तरफ है कृषि बीमा की राशि जो बीजेपी सरकार दे रही है, एक तरफ है ऋण माफ़ करना। आपको क्या लगता है इन दोनों में से एक किसान के लिए क्या फ़ायदेमंद है, यानी अगर देखें तो? देखिए, हम शुरू से कह रहे आ रहे हैं कि ऋण माफ़ी मेरे किसान, मेरे अन्नदाताओं के भविष्य का या उनकी समस्याओं का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये एक शुरुआत हमने करी है और इसके बाद बहुत सारी जो किसानों से जुड़ी हुई उनकी समस्याएं, उनकी जो परेशानी है, उसका समाधान हम लोग लगातार करने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर ऋण माफ़ी तो हमने शुरू की, लेकिन इसके साथ साथ किसानों के जो बिजली का बिल था, उस बिजली के बिल को अदा करने का काम हमने करा। किसानों के उपयोग में आने वाले जितने कृषि के उपकरण थे, उस कृषि उपकरणों की सब्सिडी हमने बढ़ा करके 50% करने का काम हमने करा। मेरे किसान की बेटी की शादी होगी तो उसके लिए हमने कन्यादान योजना हमने शुरू करने का काम किया था।
हमारे किसानों के लिए हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया। तो ये एक शुरुआत हम लोगों ने करी थी, और ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो बाकी योजनाएं हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं को सीधे तौर पर जो है इनको प्रभावित करती हैं। और भी तमाम योजनाएं जो है हमने हमारे खेती किसानी के लिए हम लोग कैसे कृषि उपकरणों को हम लोग बढ़ावा दें, मैकेनाइजेशन को हम कैसे बढ़ावा दें, उसलिए हम लोग बड़ी तेज़ी से हम लोग काम कर रहे थे। हमारे किसानों को हम उद्यानिकी फसलों की तरफ कैसे ले जाएं, उसके लिए हम लोग लगातार हम लोग काम कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं हमारे पास में थी जिनको हम लोग लागू करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई और धनबल के दम पर जो है एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। हम किसानों से ही पूछते हैं, मेरे सहयोगी नवीन हैं और यहाँ पर काफ़ी किसान भी जुटे हैं, कि नवीन क्या कहना है किसानों का? जाहिर है किसानों के नाम पर काफ़ी राजनीति हुई। साल 2018 में कांग्रेस ने कमबैक किया, एक बड़ा सूखा खत्म किया किसानों के आशीर्वाद की वजह से। मेरे साथ कई सारे किसान हैं। आप लोग ये बताइए, कांग्रेस के दावे आपने सुने, पूर्व कृषि मंत्री हैं, 26 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी हुई। बीजेपी के भी दावे आप लोगों ने सुने होंगे। ये भ्रम की स्थिति क्या है? और चूंकि आप लोग खुद किसान हैं, क्या कर्ज माफ़ी हुई है? हकीकत में कर्ज माफ़ी हुई है। मैं 8 दिन पहले बैंक गया, मेरे साथ गांव के 3 लोग गए, तीनों भाई थे। कहने लगे कि अपने थोड़ा कर्ज दिखवाना है और ये किसान कार्ड भरना है। तो मैं गया, मैंने बैंक में देखा तो तीनों का किसान कार्ड माफ़ हुआ है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, अभी रिकॉर्ड बता सकता हूँ, और जिनका हुआ है उनके नाम भी बता सकता हूँ। तो बीजेपी झूठ बोलती है। कितना का कर्ज माफ़ हुआ? 85,000 का कर्जा था तीनों भाइयों का, और उनका माफ़ हुआ है जी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और शिवराज सिंह सरकार, बीजेपी सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है। ये लोग क्यों नहीं मान रहे? भाजपा सरकार क्यों नहीं मान रहे? शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, सारा रिकॉर्ड उनके पास है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, अभी इन्हीं के कृषि मंत्री ने विधानसभा में एक जवाब दिया है कि 26 लाख किसानों को कर्ज माफ़ी है। चूंकि आपके खुद की कर्ज माफ़ी हुई, आपके परिवार के सदस्य की हुई है, तो बीजेपी के नेता जब आप लोग के पास आते हैं, चूंकि चुनावी मौसम है, जाहिर आ ही रहे होंगे, तो उनसे किस तरीके से आप लोग ये इस सवाल का जवाब देते हैं? हम तो ये कहते हैं कर्ज हुआ, और कमलनाथ सरकार बहुत बढ़िया सरकार थी, किसानों के हक में सरकार थी। लेकिन ये तो बीजेपी वाले तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जैसे अभी जन कल्याण योजना चलाई थी, ये कृषि जन कल्याण योजना, तो उसमें मैसेज आ रहा है कि 2000 आपके डल गए। 100 किसानों के मान मैसेज आए मोबाइल पे, लेकिन एक भी किसान का पैसा नहीं आया। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनके दावों से कांग्रेस के? कांग्रेस दावे जितने भी थे वो सही थे, और जितने भी उन्होंने प्रयास बहुत किया, लेकिन वो 14 महीना टिक पाई जो सरकार, तो इस कारण कुछ के रह गए हैं किसानों के माफ कर्जा। आपको नहीं लगता कि जो वादा कांग्रेस ने किया था 2018 में कि 2 लाख तक की कर्ज माफ़ी हुई, 1.5 साल सरकार हुई, लेकिन सिर्फ 1 लाख, मतलब 2 लाख के भीतर ही कर्ज माफ़ी रही। अगर ये 2 लाख की कर्ज माफ़ी हो जाती तो ये नौबत नहीं आती उपचुनाव की जो आज आप लोग देख रहे हैं? नहीं, तो किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने में समय लगता है, और हम एक परिवार चलाने में परिवार के सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाते, तो और सामने वाली पार्टी वैसे ही सत्ता मुँह में है, उसको बीमारी हो गई सत्ता प्राप्त करने की, चाहे अब वो धन से प्राप्त करे, तो वही बीजेपी कार्य ने किया है। चलिए, सचिन जी भी हमारे साथ हैं। सचिन भाई, आपने सुना किसानों की बात। ये किसान जो है ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, सामान्य किसान कह रहे हैं। आपको नहीं लगता आप लोगों ने जो वादा किया था 2018 में कि 2 लाख तक की कर्ज माफ़ी करेंगे, अगर ये कर्ज माफ़ी 2018 साल भर के भीतर 2 लाख की हो गई होती तो ना सिंधिया जी नाराज़ होते, ना 22 विधायक नाराज़ होते, ना आज उपचुनाव में आप लोग इस तरीके से काम कर रहे होते? देखिए, सिंधिया जी किन कारणों से गए हैं ये सबको पता है, और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है, अपने अहंकार के कारण जो है उन्होंने ये निर्णय और फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया, और एक बड़े पैमाने पर जो है विधायकों की खरीद फरोख्त हुई। लगभग 35 करोड़ रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक में जो है विधायक खरीदे गए। और जहाँ तक इनके जाने का सवाल है और ऋण माफ़ी का सवाल है, इनका किसानों से दूर दूर तक लेना नहीं है। मैंने खुद ने स्वयं ने बहुत सारे इनके वीडियोस देखे हैं, इनके फ़ोटो देखे, इनके स्वयं इनके ट्विटर हैंडल से इन्होंने किसानों को जो प्रमाण पत्र बांट रहे थे उनकी फ़ोटोएं मैंने देखी हैं, और उस टाइम तो बड़ा स्तुति गान वो लोग करते थे।
और जहाँ तक ऋण माफ़ी पूरे करने की बात है, ये चरणबद्ध तरीके से हम लोग कर रहे थे। प्रथम चरण में हमने 2 लाख तक का जो एनपीए खाता, जिसको हम लोग कालातीत खाता बोलते हैं, वो हमने माफ़ करने का काम किया। 50,000 तक का जो चालू खाता था उसको हमने शामिल करने का काम किया। दूसरे चरण में लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का जिनके ऊपर ऋण था उनको हमने ऋण माफ़ी का लाभ देने का काम किया। और जो तीसरा चरण था हमारा, उस तीसरे चरण में 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक का जिन किसानों के ऊपर ऋण था उसको हम योजना में शामिल करने का काम कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी योजना थी, बहुत बड़ा व्यापक इसका स्तर बड़ा व्यापक था और इसीलिए इसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे थे। और हमें नहीं मालूम था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमको खाली खजाना मिलेगा हमको, लेकिन ये तो आदरणीय कमलनाथ जी का व्यक्तित्व था, उनका अनुभव था, उस अनुभव का लाभ हमको मिला। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पहली बार इतने अच्छे टिकट बटे हैं। 28 जो टिकट है, इस जो लिस्ट है इसकी विनिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप भी मानते हैं और लोग भी मानते हैं। ऐसा शायद पहले मुमकिन नहीं था और ये आप लोग बार बार ये कहते हैं। जो आपके प्रत्याशी हैं मुंगावली से कन्हैयालाल लोधी, अगर सिंधिया जी होते तो क्या कन्हैयालाल लोधी को टिकट मिलता? देखिए, सिंधिया जी को हमेशा जो है थंब मैन चाहिए, उनका अंगूठा लगाने वाला आदमी चाहिए, उनको नेता नहीं चाहिए। उनको नेता लोग पसंद नहीं हैं। उनको ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उनकी गुलामी करते रहे, जो दिन को रात बोले, रात को दिन बोले, ऐसे व्यक्ति चाहिए। और हमारे जो कन्हैयाराम जी हैं वो उनका लंबा एक जो है सेवा का इतिहास रहा है और लोगों से हमेशा गरीबों के बीच में रहे हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों के सुख दुख में उनके काम आए हैं। और अपनी जब गरीब किसान की बात आती है तो अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखने का मादा भी वो रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आदरणीय कमलनाथ जी का ही नेतृत्व था, उनने ऐसे व्यक्ति का चुनाव उन्होंने करा। और भाई मैं एक सवाल यहाँ पे लेना चाहता हूँ। हम कर्ज माफ़ी की काफ़ी बात कर रहे हैं, इस इलाके में आप काफ़ी दिन से घूम रहे हैं, अशोकनगर मुंगावली, यहाँ पे एक अवैध उत्खनन एक बड़ा इशू है। तो आपको लग रहा है कि लोगों में उसका भी कुछ असर है उस चीज़ को लेके भी? निश्चित रूप से। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर जो वर्तमान में अभी मंत्री हैं और जिन्होंने उनके सब तमाम जो उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने मिल करके यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन करने का काम किया गया है। और उसी का परिणाम है कि जो यहाँ पे रेत, जिसको यहाँ पर लोकल भाषा में बजरी बोलते हैं, बजरी यहाँ पर लगभग 5,000 रुपये से 6,000 रुपये ट्रॉली बिकने लग गई। और उसमें जो यहाँ के आम जो जनता है वो जो कहती है कि लगभग 1,800 रुपये जो है विधायक जी को मिलते थे और लगभग 200 रुपये यहाँ के एक टीआई थे उनको मिलते थे। तो ये इस तरह की मिली भगत जो है उनके साथ होती थी और जिसका परिणाम था कि हमारे जो गरीब हैं, गरीब लोगों को महंगे दरों पर जो है बजरी मिलती थी। सचिन यादव के साथ हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। हमने किसानों से भी बात की, हमने जाना कि कर्ज माफ़ी और बीमे की जो रकम है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। ये बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे कुछ और सवाल हैं जो हम उनसे लेते हैं। तस्वीरें हमने ज़रूर देखी हैं गौशालाओं की, बहुत आधुनिक और बहुत अच्छे से गौशालाएं बनी हैं। लेकिन चूंकि आप लोग, ये भी खबर थी कि आपकी सरकार उद्घाटन करती, उसके पहले ही सरकार गिर गई। यहाँ पर ही बहुत सारी, अगर आप चाहेंगे तो हमारे जो ग्रामीण लोग यहाँ पर हैं और आप जिन पंचायतों में हमारी गौशाला निर्माण हुई हैं, वो गौशाला के आपको हम लोग पूरी गौशालाएं के विजिट भी हम लोग करवा देंगे। और इसके पीछे जो एक संकल्प आदरणीय कमलनाथ जी ने लिया था, हमने पिछले 15 सालों में बहुत गौ माता के नाम पर हमने राजनीति हमने देखी, वोट बटोरने का काम हमने भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के द्वारा देखा। हमने ये भी देखा कि हमारी जो गौ माता है, गौशालाओं के अभाव में जो है हमारी गौ माता की जो है निर्मम हत्या हो रही है, गौ माताएं जो है रोड एक्सीडेंट्स में उनकी मृत्यु हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें हमको लावारिस हमारी गौ माताएं घूम रही हैं। तो ये कष्ट, एक पीड़ा हमारे मन में थी और उसी को ध्यान में रख करके गौशाला निर्माण करने का हमने काम किया। और इसको और हम लोग आने वाले समय में इसको और कैसे सेल्फ सस्टेन इसको जो बनाया जाए, एक ऐसा मॉडल हम लोग तैयार करने की का प्रयास आदरणीय कमलनाथ जी कर रहे थे, जिसमें इसमें हमारे जो किसान हैं, जो गौ पालन करते हैं, उनका ना सिर्फ दूध बिके, बल्कि जो गौ माता का गोबर है उसको भी हम लोग योजना बना करके वो उससे भी वो गोबर भी खरीदें और पूरा एक
एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल जो है हमने बनाया था, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, थोड़ा बहुत उसका उत्तर इसमें आया भी है। छत्तीसगढ़ सरकार एक योजना चलाती है, गोधन न्याय योजना। इसमें मकसद सरकार का यह है कि आर्थिक तौर पर किसान को गांव में ही, उसके घर में ही सक्षम किया जाए। ये वचन पत्र में आप लोगों ने इस प्रॉमिस को लिया है। क्या मानते हैं किसानों के लिए आपकी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? देखिए, निश्चित रूप से इसके दो मकसद हैं। एक तो किसान को हमको आर्थिक रूप से हमको मजबूत करना है, ये तो सबसे बड़ा मकसद है ही है, लेकिन साथ में हमारे जो किसान हैं, हमारे जो ग्रामीण जन हैं, वो गौ माता की भी सेवा करें। ये इस उद्देश्य को लेकर के भी इस योजना को हम लोग लागू करने वाले थे। और बहुत सारे हमारे गौ माता के और भी बहुत सारे अनेकों फ़ायदे, चाहे वो गौमूत्र है, चाहे वो काफ़ी और चीज़ें जो हैं हमको गौ माता से मिलती हैं, उसका हम लोग सचिन भाई, आप रोज़ फीडबैक लेते होंगे, आप 2 सीट पे तो काम कर ही रहे हैं, आपके तमाम साथी अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। 28 की में से क्या उम्मीद लग रही है आपको आज की, यानी आप बिल्कुल चुनाव बिल्कुल करीब है, अब आपको क्या लग रहा है कि इतनी तो हम सीटें जीत जाएंगे? देखिए वत्सल जी, ये जो चुनाव है ये कई मायनों में, क्योंकि हम बहुत असाधारण परिस्थितियों में इस चुनाव में हम लोग आए हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहला ऐसा अवसर होगा जहाँ पर विधायकों की इतनी बड़ी खरीद फरोख्त हुई है और इतनी बड़ी बोली लगी है। हमने आज तक सिर्फ सुना है कि किसान अपनी उपज लेकर के मंडी में जाता है और वहाँ जाकर के उसको बेचता है, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि विधायकों की मंडी लगी है, वहाँ उनकी बोली लगी, नीलामी लगी है। और कहीं ना कहीं जिन सिद्धांतों पर, जिन मूल्यों पे हमारे देश की बुनियाद रखी, हमारा देश आगे बढ़ा है, और आज पूरे गर्व के साथ में पूरे विश्व में लोकतंत्र की, अगर प्रजातंत्र की कहीं बात होती है तो भारत का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। और आज भी देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र के प्रहरी बन करके लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों को में विश्वास करते हैं। तो ये जो चुनाव है ये अब दलगत से ऊपर उठ चुका है और ये चुनाव जनता लड़ रही है। कल जो आदरणीय कमलनाथ जी की सभा हमारे यहाँ पे मुकाबले में हुई है, जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है और यही स्थिति लगभग हर जहाँ भी आदरणीय कमलनाथ जी की सभाएं हो रही हैं, वहाँ पर आप जन सैलाब जो देखेंगे तो एक विश्वास जो है जनता का आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से जो माहौल, जो फीडबैक जो हमको लगातार हमको मिल रहा है, हम पूरी 28 सीटों पर जो है विजय प्राप्त करेंगे, दोबारा कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। सरकार बनेगी ये आपको उम्मीद है, लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि अभी भी आपके कुछ विधायक उनके संपर्क में। देखिए, बीजेपी निराश हो चुकी है। जो उनके आरएसएस के जो उनके फीडबैक आ रहे हैं, जो पार्टी के उनके फीडबैक आ रहे हैं, उनमें उसकी स्थिति लगातार उनकी खराब बताई जा रही है। और इस तरह से वो लगातार, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, इसलिए वो इस तरह के काम वो लोग कर रहे हैं, विधायकों को फिर खरीदने का काम कर रहे हैं और इस तरह की एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो गलत फहमी में है कि जितना वो इस तरह के काम करेंगे, उतना जनता के बीच में आक्रोश आएगा और जनता जो है उनके खिलाफ जाकर मतदान। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपने परिवार को, अपने कुनबे को जोड़ के रखना था? आखिर चलिए 22 गए, समझ में आता है, एक बार सिंधिया जी के साथ पहले 10 गए, फिर 16 गए, फिर कुछ वापस लौट आए, उसके बाद भी फिर जारी रहा, 1 गया, फिर 2 गया, और अभी तक ये स्थिति है कि विधायक जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पार्टी को, कांग्रेस को खुद को आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए कि आखिर कैसे लोग जीत के आ गए हैं कि जो खुद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, जिन लोगों ने जनता का, जब जनता वोट करने जाती है तो सिर्फ अपना वोट नहीं देती, अपना विश्वास भी उस जनप्रतिनिधि में व्यक्त करती है, तो इन्होंने उनका भरोसा और विश्वास दोनों तोड़ा है। और जब एक जनप्रतिनिधि जनता का विश्वास, जनता का भरोसा खो देता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी पतन की शुरुआत हो जाती है। तो ये उनके राजनीतिक कैरियरों की पतन की शुरुआत हो चुकी है और जनता को टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए, बिकाऊ उम्मीदवार नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारी इस खास बातचीत में हमने जाना आखिर किसानों से कि कर्ज माफी और कृषि बीमा को लेकर वो क्या सोचते हैं। आगे भी इस तरीके की चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए IBC 24।